हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर मास्टर। आज की इस वीडियो में हम एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत अहम है कि ओल्ड इंग्लिश कैसे डेवलप हुई और कैसे दूसरी लैंग्वेजेस ने ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज को मुतासिर किया। 3 लैंग्वेजेस ने ख़ास तौर पर ओल्ड इंग्लिश को मुतासिर किया, वो हैं केल्टिक, लैटिन और ओल्ड नॉर्स। जहाँ तक केल्टिक ज़ुबान की बात है, इस ज़ुबान ने कुछ खास ओल्ड इंग्लिश को मुतासिर नहीं किया। केल्टिक लैंग्वेज से जगहों के नाम बोरो किए गए। फ्रेंड्स, अगर हम ओल्ड इंग्लिश पर लैटिन के इन्फ्लुएंस को देखें तो हमें मालूम होता है कि ओल्ड इंग्लिश सबसे ज़्यादा लैटिन लैंग्वेज से मुतासिर हुई। अब इसकी 3 वजूहात हैं। एक ये कि एंग्लो सैक्सन्स जहाँ पर सेटल हुए वहाँ 400 ईयर तक लैटिन ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर बोली जाती रही और लैटिन लैंग्वेज इस दौर में लिंगुआ फ्रांका की हैसियत रखती थी। फ्रेंड्स, यही वजह है कि ओल्ड इंग्लिश इससे बड़ी हद तक मुतासिर हुई। दूसरी वजह यह है कि एंग्लो सैक्सन्स जब नॉर्दर्न जर्मनी में रहते थे तो लैटिन लैंग्वेज उनके लिए एक ट्रेड लैंग्वेज थी। इस तरह वो ऑलरेडी इंग्लैंड में आने से पहले बहुत से लैटिन वर्ड बोरो कर चुके थे। तीसरी अहम वजह इनका ईसाइयत को कबूल करना था। 7वीं सेंचुरी तक इंग्लैंड की ज़्यादातर आबादी क्रिश्चियन थी। लोगों ने मजहबी मकासद के लिए बड़ी हद तक लैटिन लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी मजहबी कुतुब को पढ़ सकें। इस तरह हम कह सकते हैं कि लैटिन लैंग्वेज ने वोकैबुलरी और ग्रामर की सूरत में बड़ी हद तक ओल्ड इंग्लिश को मुतासिर किया। ये जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ये भी लैटिन लैंग्वेज से ही अडॉप्ट किए गए हैं। और तीसरे नंबर पर आती है ओल्ड नॉर्स, जो कि वाइकिंग्स की ज़ुबान थी। जब वाइकिंग्स ने इंग्लैंड में रहना शुरू किया तो उन्होंने अपना कल्चर और लैंग्वेज यहाँ के लोगों के साथ शेयर की। वाइकिंग्स और एंग्लो सैक्सन्स में आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो गई और उन्होंने इंटरमैरिजेस भी की, जिससे ओल्ड नॉर्स और ओल्ड इंग्लिश के दरमियान राब्ता कायम हुआ और ओल्ड इंग्लिश ने बहुत से वर्ड्स ओल्ड नॉर्स से बोरो किए। जैसे कि बे लफ्ज़ जो है वो टाउन के लिए बोला जाता है, इसी तरह टेक फ्रॉम टेका, बैग फ्रॉम बैगी एंड वांट फ्रॉम वांटा एटसेट्रा। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर एक ग्राफिक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें रेड कलर जो है वो लैटिन लैंग्वेज को जाहिर करता है और लैटिन लैंग्वेज का इंग्लिश के डेवलपमेंट में 29% हिस्सा है। इस तरह ब्लू पार्ट फ्रेंच लैंग्वेज की कंट्रीब्यूशन को जाहिर करता है, वो भी 29% है। जर्मैनिक लैंग्वेज ने 26% इंग्लिश की तश्कील में अपना हिस्सा डाला, जो कि ग्रीन पार्ट से जाहिर है। चलिए अब हम बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। शुरू में एंग्लो सैक्सन ज़ुबानी तौर पर स्टोरीज, पोइम्स और सॉन्ग्स सुनाया करते थे, जो कि नस्ल दर नस्ल इसी तरह मुंतकिल होती रहती थी। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इस वक्त ओरल क्यों था? क्योंकि वो लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो पैगन थे, लिहाजा जो स्टोरीज, पोइम्स वो सुनाते थे इनके थीम भी पैगन होते थे। दूसरी कौमों की तरह एंग्लो सैक्सन्स भी अपनी तकरीबात में अपने देवताओं, हीरोज़ और जंगों के बारे में सॉन्ग्स गाया करते थे। वो जंग से पहले भी अपने फौजियों की हौसला अफजाई के लिए हीरोइक पोइट्री पढ़ा करते थे। ज़ुबानी पोइम सुनाने वालों को स्कोप्स कहा जाता था। वो मुआशरे में एक ख़ास मकाम रखते थे। वो अपने साथ एक औला मौसीकी रखते थे जिसे हार्प कहा जाता था। 7वीं सेंचुरी में इंग्लैंड की ज़्यादातर आबादी क्रिश्चियनिटी कबूल कर चुकी थी और क्रिश्चियन मिशनरीज ने इनको लिखाना पढ़ाना शुरू कर दिया था। इससे क्या हुआ, एक तो उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दी और दूसरा उन्होंने रिलीजियस थीम्स अपनाना शुरू कर दिए। इनफैक्ट एंग्लो सैक्सन पोइट्री का ज़्यादातर हिस्सा रिलीजियस थीम्स पर बेस करता है। एंग्लो सैक्सन पीरियड में लिटरेचर के जिन जॉनरास को लिखा गया उनमें एपिक पोइट्री, हैजियोग्राफी, सरमन्स, क्रॉनिकल्स, ट्रांसलेशंस, रिडल्स और एलिजीज शामिल हैं। फ्रेंड्स, 17वीं सेंचुरी के शुरू में इंग्लिश हिस्टोरियन के अंदर यह ख्वाहिश जागी कि वो अपने माजी और आबाओ-अजदाद के बारे में जाने। लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसर्च शुरू कर दी। इस तरह उन्होंने बहुत से मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथ से लिखी हुई कुतुब जमा की। ओल्ड इंग्लिश के मैन्युस्क्रिप्ट की तारीखी वैल्यू की वजह से कलेक्टर्स को प्राइजेस दिए जाने लगे। इंग्लिश हिस्टोरियन
4 बड़े मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट करने में, जमा करने में कामयाब हो गए। इनमें द वर्सेली बुक, द जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, द एग्जीटर बुक और नॉवल कोडेक्स शामिल हैं। जहाँ तक वर्सेली बुक की बात है तो ये इन चारों मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसमें ओल्ड इंग्लिश पीरियड की पोइट्री और प्रोज वर्क को जमा किया गया है। ये लाइब्रेरी ऑफ वर्सेली में रखा गया है, जो कि इटली की एक लाइब्रेरी है। सेकेंडली, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, इसको पहले कैडमन मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता था, क्योंकि ये समझा जाता था कि इसमें मौजूद पोइम्स कैडमन ने लिखी हैं। लेकिन अब ये नज़रिया तब्दील हो गया है, क्योंकि कैडमन की हाइम और इन पोइम्स में वाज़ेह फ़र्क है। इस मैन्युस्क्रिप्ट को बोडलियन लाइब्रेरी में रखा गया है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की मेन रिसर्च लाइब्रेरी है और यूरोप की कदीम तरीन लाइब्रेरियों में से एक है। फ्रेंड्स, अगर हम दी एग्जीटर बुक की बात करें तो ये इन चारों मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे बड़ा मैन्युस्क्रिप्ट है। इसको एग्जीटर कैथेड्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। कहा जाता है कि लियो फ्रिक की तरफ से ये लाइब्रेरी को अतिया किया गया था। लियो फ्रिक एग्जीटर में पहला बिशप था। नॉवल कोडेक्स का नाम लॉरेंस नॉवल के नाम पर रखा गया, क्योंकि वो एक एंटीक्वेरियन था और मिड 16th सेंचुरी तक इसका ऑनर था। फिर इसके बाद ये मैन्युस्क्रिप्ट सर रॉबर्ट कॉटन के पास आया, जिसकी वजह से इसे कॉटन मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाने लगा। ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड का सबसे मशहूर मैन्युस्क्रिप्ट है, क्योंकि इसमें फेमस एपिक पोएम बेओवुल्फ मौजूद है और इसी बिना पर इसे बेओवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। इसे ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा गया है, जो कि इंग्लैंड की नेशनल लाइब्रेरी है और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश पोइट्री के फीचर्स के बारे में। इस दौर की पोइट्री में राइम स्कीम नहीं थी। एलिट्रेशन, कैनिंग और सेसुरा 3 अहम पोइटिक टूल थे जो कि इस्तेमाल किए जाते थे। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कंसोनेंट साउंड इन अ लाइन। कैनिंग ओल्ड नॉर्स के वर्ड कैना से निकला है, जिसका मीनिंग है पहचानना, रिकॉग्नाइज करना। ये 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल मेटाफर है जो नाम का काम देती है। जैसे कि बेओवुल्फ में वेर रोड जो है वो सी के लिए इस्तेमाल हुआ है और इसी तरह सी वुड फॉर शिप। सीसरा इज ए रिदमिक पॉज और ब्रेक इन द लाइन ऑफ पोइट्री। एक लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल होती थी और आजकल कुछ मॉडर्न पोइट कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात करते हैं तो बेओवुल्फ का नाम फौरन हमारे माइंड में आ जाता है। बेओवुल्फ ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एक मास्टरपीस है। ये एक एपिक पोइम है जिसे बाद में इंग्लैंड की नेशनल एपिक पोइम का दर्जा दिया गया। ये 3182 लाइनों पर मुश्तमिल है। ये कब लिखी गई, इसके बारे में रिसर्चर की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ का ये मानना है कि ये 7th से 8th सेंचुरी के दरमियान में लिखी गई। कुछ ये ख्याल करते हैं कि ये 7th से 10th सेंचुरी के दरमियान में लिखी गई और कुछ ये कहते हैं कि ये 11th सेंचुरी के शुरू में लिखी गई। इसे इंग्लिश हिस्टोरियन ने 1705 में दरियाफ्त किया। रिसर्चर्स का ख्याल है कि पहले ये पैगन मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में ऑरली सुनाई जाती थी, लेकिन बाद में इसे एक मॉन्क ने लिखा, इसलिए इसमें क्रिश्चियन एलिमेंट मिलते हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बेओवुल्फ के बारे में तफसील से बात करेंगे। तब हम बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड के पोइट्स के बारे में। कैडमन को पहला इंग्लिश पोइट समझा जाता है, इसने अपने वर्क को साइन किया। पहले वो एक चरवाहा था, बाद में वो मॉन्क बन गया। इसका ताल्लुक नॉर्थम्ब्रिया से था। इसने जो पोइम लिखी इसका नाम हाइम है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई सबसे पहली पोइम है। ये सिर्फ 9 लाइनों पर मुश्तमिल है और 731 में ये मुकम्मल तौर पर लिखी गई। ये नॉर्थम्ब्रियन और वेस्ट सेक्सन डायलेक्ट में लिखी गई और फ्रेंड्स ये एलिटरेटिव वर्स में लिखी गई। पोइट्री में दूसरा बड़ा नाम साइन वुल्फ है। साइन वुल्फ के ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा तो नहीं मालूम किया जा सका, लेकिन जब हम इसके वर्क्स को पढ़ते हैं तो हम यकीनन ये कह सकते हैं कि वो एक एजुकेटेड शख्स था और क्रिश्चियनिटी का अच्छा खासा इल्म रखता था। इसने अपनी पोइम्स लैटिन सोर्सेज से मुतासिर होकर लिखी, जो इस बात का सबूत है कि वो लैटिन को लिखना और पढ़ना भी जानता था। इसकी लिखी हुई 4 पोइम्स जो आज भी महफूज हैं, इनमें शामिल हैं क्राइस्ट टू, जूलियाना, द फेट्स ऑफ द अपोस्टल एंड एलन।
जैसा कि आपको स्क्रीन पर 2 कॉलम नज़र आ रहे हैं, क्राइस्ट 2 और जुलियाना द एग्जिटेड बुक में शामिल हैं, जबकि फेट्स ऑफ द अपोस्टल एंड एलन जो हैं वो द फर्स्ट वाली बुक का हिस्सा हैं। जहाँ तक क्राइस्ट 2 की बात है तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की असेंशन के बारे में है। मतलब कि ईस्टर के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब जिंदा आसमान पर उठाया गया था, ये पोइम इसी इंसिडेंट के बारे में है। इस पोइम का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ग्रेगरी द ग्रेट की 29th होमिली है। इसमें भी यही मौजू बयान हुआ है। फ्रेंड्स, अगर हम जुलियाना की बात करें तो ये सेंट जुलियाना की मार्टिडम के बारे में है। जुलियाना एक पैगन घराने में पैदा हुई, लेकिन बाद में इसने अपने घर वालों से छुपकर क्रिश्चियन मजहब अपना लिया। जब इसकी शादी की बात आई तो इसने लूसियस, जो कि एक पैगन शख्स था, इससे शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाप को भी बहुत गुस्सा आया और इसने सेंट जुलियाना को लूसियस के हवाले कर दिया। लूसियस ने इसे राजी करने के लिए बहुत मारा पीटा और कैद में रखा, लेकिन जब वो शादी के लिए राजी ना हुई तो लूसियस ने उसे आग में डाल दिया। लेकिन आग सेंट जुलियाना का कुछ ना बिगाड़ सकी। आखिरकार इसने सेंट जुलियाना का सर कलम कर दिया और इस तरह वो क्रिश्चियन मार्टर बन गई। थर्डली, साइन वुल्फ की जो पोइम है फेट्स ऑफ द अपोस्टल, ये सबसे छोटी पोइम है। ये 122 लाइनों पर मुश्तमिल है और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों यानी कि अपोस्टल्स की मार्टिडम के बारे में लिखी गई है। एलन साइन वुल्फ की सबसे लंबी पोइम है और इस पोइम में सेंट हेलेना जो है वो ट्रू क्रॉस को ढूंढने में कामयाब हो जाती है। ट्रू क्रॉस जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाइड किया गया था, और ये इस मौजू पर लिखी गई इंग्लिश में सबसे पहली पोइम है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कुछ और ओल्ड इंग्लिश पीरियड की अहम पोइम्स के बारे में। विर्सुत और डियोर दोनों लिरिकल पोइम्स हैं। इनफैक्ट डियोर पहली लिरिकल पोइम है जो इंग्लिश में लिखी गई। अगर हम विर्सित की बात करें तो ये एक स्कोप का नाम था जिसका मतलब है फर वेंडरर। इस पोइम में वो जिन जिन शाही दरबारों में जाता है इन सब की दास्तान या कहानी बयान करता है। डियोर जो है वो भी एक स्कोप है जिसको इसकी पोजीशन से बरतरफ कर दिया गया है। वो इस पोइम में बहुत सी मशहूर कहानियों को याद करता है जिनमें ये सबक दिया गया है कि बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त ज़रूर आता है, और यूं वो अपने आप को तसल्ली देता है। वो अपने आका से शिकायत भी करता है कि इतने सालों की खिदमत के बावजूद उसके दुश्मन की बातों में आकर उसे अपने ओहदे से हटा दिया गया। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जब एंग्लो सैक्सन्स ने क्रिश्चियनिटी को कबूल करना शुरू किया तो पोइट्री के मौज़ूआत भी बदल गए और पोइट्स ने रिलीजियस थीम्स पर पोइट्री लिखना शुरू कर दी। इस दौर की अहम रिलीजियस पोइम्स कैडमन्स हाइम्स, साइन वुल्फ्स पोइम, ड्रीम ऑफ द रूट, क्राइस्ट इन सैटिन और एंड्रियाज हैं। साइन वुल्फ और कैडमन को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ड्रीम ऑफ द रूट की। इस दौर की बहुत ही खूबसूरत पोइम है। एक ड्रीम एलेग्रिकल पोइम है और द वर्स वाली बुक का हिस्सा है। रूट का मतलब है क्रॉस यानी कि स्लीप। ये 156 लाइनों पर मुश्तमिल है। इस कहानी में नरेटर एक ख्वाब देखता है और असली स्लीप यानी कि जिस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाइड किया गया था, इससे इसका आमना सामना होता है। दोनों के दरमियान बातचीत होती है और क्रॉस इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क्रूसिफिकेशन की सारी कहानी सुनाता है। आखिर पर क्रॉस नरेटर से कहता है जो कुछ इसने ख्वाब में देखा है वो इसे बाकी लोगों के साथ शेयर करे, और फिर नरेटर की आंख खुल जाती है और वो खुदा का शुक्र अदा करता है और अपनी अब्दी ज़िंदगी के बारे में पुरुमीद हो जाता है। क्राइस्ट एंड सैटन एक डिबेट पोइम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और शैतान के दरमियान 40 साल तक होने वाली बहस को बयान करती है। ये वर्चू और ईवल के दरमियान बहस है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हर मामले में शैतान को शिकस्त देते हैं। जहाँ तक एंड्रियास की बात है तो एंड्रियास में सेंट एंड्रयू की बहादुरी का किस्सा बयान किया गया है कि वह कैसे एक नहायत ही वायलेंट ट्राइब से सेंट मैथ्यू को बचाता है। ये पोइम टोन और स्टाइल में बीओवुल्फ से करीब तरीन है। इसकी 1722 लाइनें हैं। बैटल पोइम्स को हीरोइक पोइम्स भी कह सकते हैं।
वाल्टर में बताया गया है कि कैसे वाल्टर ऑफ इक्वेटन खजाने और अपनी महबूबा के लिए अपने दुश्मनों के साथ बहादुरी से लड़ता है। बैटल एट फिन्सबर्ग में बेवुल्फ का ही एक सीन दोबारा बयान किया गया है। इस पोइम का हीरो हनीफ बहादुरी से अपने दुश्मनों के खिलाफ जंग करता है और जीत जाता है। बैटल ऑफ ब्रननबर्ग वाइकिंग्स के खिलाफ एंग्लो सैक्सन्स की जीत पर मबनी पोइम है। ये जंग 937 में लड़ी गई। एथेल्स्टन जो कि अल्फ्रेड द ग्रेट का पोता था, इसने ये जंग लड़ी और फतह हासिल की। इस जंग को एंग्लो सैक्सन्स क्रॉनिकल में रिकॉर्ड किया गया है। बैटल ऑफ मेल्डन बाकी पोइम से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ये वाहिद पोइम है जिसमें एंग्लो सैक्सन की शिकस्त का जिक्र मिलता है। ये जंग 991 में ईस्ट सैक्सन और वाइकिंग्स के दरमियान लड़ी गई, जिसमें ईस्ट सैक्सन को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसका रिकॉर्ड भी एंग्लो सैक्सन्स क्रॉनिकल में मौजूद है। तो अब हम बात करते हैं एलिजीज के बारे में। फ्रेंड्स, एलिजी एक ऐसी पोइम होती है जिसमें किसी की मौत पर मातम किया जाता है या फिर किसी खो जाने वाली चीज पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया जाता है। द वेंडरर एक ऐसी पोइम है कि जिसमें एक बूढ़ा शख्स अपना दर्दनाक माजी याद करता है और बताता है कि उसकी जवानी के दिनों में उसकी कौम पर हमला किया गया था, जिसमें उसके रिश्तेदार, दोस्त और बादशाह सब मारे जाते हैं। वो अपनी जिद्दोजहद के बारे में बताता है कि कैसे इन सब दुखों और हालात के बावजूद उसने दोबारा से दुनिया में रहने के लिए अपने लिए जगह तलाश की है। ये पोइम एक तरह का मोनोलॉग है। द सीफेरर भी द वेंडर की तरह मोनोलॉग है। इसमें एक मलाह अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे इसको अपने घर और वतन से जिला वतन कर दिया गया और वो समुंदर में रहने पर मजबूर है। वो मादी दौलत और ऐशो इशरत पर रूहानी खुशियों को तरजीह देता है और अब उसकी आखिरी उम्मीद जॉय ऑफ हेवन है, जिन्हें वो अपनी मौत के बाद पा लेगा। लाइन एक ऐसी एलिजिक पोइम है जिसमें रोमन ब्रिटेन के एक शहर की तबाही और बर्बादी की दास्तान बयान की गई है। रोमन ब्रिटेन का मतलब है जब बरतानिया पर रोमन्स की हुकूमत थी। ये इस दौर के शहर की कहानी है। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट पोइम द हस्बैंड मैसेज है। इसको लव एलिजी भी कहा जाता है। इसमें लकड़ी के एक टुकड़े को पर्सोनिफाई किया गया है जो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू को यूज़ करते हुए ये सारी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी बोल सकूंगा, लेकिन फिर एक लॉर्ड जिसे किसी फ्यूड की वजह से अपना वतन और बीवी को छोड़ना पड़ा, वो मेरे जिस्म पर एक सीक्रेट मैसेज कंधा करता है और यूं मुझे बोलने की ताकत मिल जाती है। वो एक एग्जाइल्ड हस्बैंड की कहानी सुनाता है जो अब एक वेल्दी पर्सन बन चुका है और बताता है कि इसने अपनी बीवी के बगैर ये साल कितनी उदासी और मुश्किल में गुजारे हैं। वो अपनी बीवी से ख्वाहिश का इजहार करता है कि वो दोबारा से इसके साथ इसके नए घर में रहे। इसके बरअक्स द वाइफ्स लैमेंट एक बीवी की दर्द भरी कहानी है जिसके हस्बैंड को कहीं दूर जिला वतन कर दिया गया है। वो अब मायूस हो चुकी है कि इसके शोहर कभी वापस आएगा। ये ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में पहली पोइम है कि जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि ये किसी फीमेल ऑथर या पोइटस ने लिखी है। फ्रेंड्स, ये तमाम एलिजीज द एग्जिटर बुक में महफूज की गई हैं। फ्रेंड्स, एंग्लो सैक्सन पीरियड में ही ओल्ड इंग्लिश प्रोज का आगाज हो जाता है। इनफैक्ट सर्वाइविंग प्रोज वर्क ओल्ड इंग्लिश पोइट्री से ज़्यादा है और ये पोइट्री की निस्बत समझने में भी आसान है। इस दौर के अहम प्रोज राइटर हैं एल्फ्रेड द ग्रेट, वेनरेबल बीट एंड एल्फ्रिक। एल्फ्रेड द ग्रेट एंग्लो सैक्सन पीरियड का बहुत ही मशहूर बादशाह था। ये वाहिद बादशाह है कि जिसके नाम के साथ ग्रेट लिखा गया। ये वेस्ट सैक्सन का किंग था। इसने इंग्लिश को अदबी ज़ुबान के तौर पर फ़रोग दिया। कहा जाता है कि एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स इसी के दौर में लिखना शुरू हुए, ख़ास तौर पर इसी के हुक्म पर। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया पहला तारीखी रिकॉर्ड है। वो एक पढ़ा लिखा बादशाह था। वो अपनी ज़ुबान और क्रिश्चियनिटी को फ़रोग देना चाहता था, लिहाजा उसने बहुत से रिलीजियस लैटिन वर्क्स को ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और यूँ इसने ओल्ड इंग्लिश प्रोज की बुनियाद डाली। इसने ग्रेगरी द ग्रेट की पेस्टल केयर एंड डायलॉग का तर्जुमा किया। पेस्टल केयर पादरियों के फ़राइज़ से मुतल्लिक एक दस्तूर अमल है
इसके साथ साथ इसने बीड की मशहूर तसनीफ एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल एंड चर्चेस का भी ओल्ड इंग्लिश में तर्जुमा किया। ये एंग्लो सैक्सन के बारे में लिखा गया सबसे पहला और पुराना तारीखी रिकॉर्ड है। सेंट अगस्टिन की सोलिलोकीज को भी इसने अपनी जुबान में ट्रांसलेट किया। सेंट अगस्टिन सबसे पहला मिशनरी था कि जिसको पॉप ग्रेगरी द ग्रेट ने इंग्लैंड में ईसाईयत की तबलीग के लिए भेजा। इससे पहले वो बिशप ऑफ हिप्पो था। वो 597 में यहाँ आया और इसने कैंट के बादशाह एथलबर्ट को ईसाईयत की दावत दी, जो कि इसने कबूल की और वो ईसाई मजहब में शामिल हो गया। सेंट अगस्टिन ने ही इंग्लैंड में सबसे पहले चर्च कायम किया, कैंटरबरी चर्च, और वो कैंटरबरी चर्च में पहला पादरी बन गया। एल्फ्रेड द ग्रेट ने ओडिसियस की हिस्ट्रीज का भी तर्जुमा किया। ओडिसियस एक रोमन पादरी था। वो एक तारीखदान और ईसाईयत का आलिम था। वो सेंट अगस्टिन का शागिर्द भी था। ओडिसियस और सेंट अगस्टिन ने मिलकर सिटी ऑफ गॉड किताब लिखी। इसकी सबसे मशहूर किताब का नाम 7 बुक्स ऑफ हिस्ट्री अगेंस्ट पैगन है, जिसको एल्फ्रेड द ग्रेट ने ट्रांसलेट किया। इसने बोइथियस की किताब कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी का भी ओल्ड इंग्लिश में तर्जुमा किया, जिसको बाद में चौसर और क्वीन एलिजाबेथ ने भी ट्रांसलेट किया। ये बोइथियस और लेडी फिलॉसफी के दरमियान मुकालमे पर मबनी किताब है। दोनों के दरमियान किस्मत, मर्जी, नेकी, इंसाफ और मौत के मौज़ूआत पर मुकालमा होता है। दूसरी मशहूर अदबी शख्सियत जिसने प्रोज में काम किया वो वेनरेबल बीड है। वो एक मॉन्क यानी कि पादरी था। इसका ताल्लुक नॉर्थम्ब्रिया से था। इसको इंग्लिश हिस्ट्री का फादर या बानी समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने तारीख की सबसे पहली किताब लिखी, जिसका नाम है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल एंड चर्चेस। ये इंग्लिश पीपल की तारीख का सबसे पहला और पुराना तारीखी रिकॉर्ड है। इसने इस किताब के शुरू में दिबाचा लिखा, जिसमें इसने इस किताब को सियोवुल्फ को डेडिकेट किया। सियोवुल्फ जो कि नॉर्थम्ब्रिया का बादशाह था। इसी तरह एल्फ्रिक ने भी प्रोज राइटिंग में अपना खास किरदार अदा किया। वो भी एक पादरी था। इसने बहुत से सरमन्स लिखे। इसने होमिलीज लिखी, यानी कि सूफिया की ज़िंदगी पर मबनी तारीखी किताबें, जो कि 3 वॉल्यूम में लिखी गई, जिनमें से 2 के नाम लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड कैथोलिक होमिलीज हैं। इसने बाइबल की पहली 6 बुक्स का भी ओल्ड इंग्लिश में तर्जुमा किया। रिडल्स यानी कि बुझारतें इस दौर में अदब की एक बहुत ही अजीम सन्फ या किस्म समझी जाती थी। रिडल्स लैटिन और इंग्लिश दोनों ज़बानों में लिखी जाती थी, लेकिन इंग्लिश रिडल्स को ज़्यादा अहमियत हासिल थी। ये लोगों की जहानत और अक्लमंदी को टेस्ट करने का एक ज़रिया समझी जाती थी। द एग्जीटर बुक में हमें इस दौर की 95 रिडल्स मिलती हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है